गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे PALLP का क्या लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक, लॉ ऑफ टॉर्ट में पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हमने चर्चा की थी विकेरियस लायबिलिटीज। ठीक, विकेरियस लायबिलिटीज क्या होती हैं ये हमने अच्छी तरह से समझा था। यानी कि जब किसी का नौकर अपने मालिक के कहने पर कोई टॉर्ट कर देता है तो इस परिस्थितियों में किसके ऊपर दायित्व यानी कि टॉर्टियस लायबिलिटीज क्रिएट की जाएगी, किसके ऊपर या किसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर दंडित किया जाएगा, किसे उस क्षति का भुगतान कराया जाएगा। क्या उस नौकर के द्वारा कराया जाएगा या इस किसी मालिक के द्वारा कराया जाएगा? ऐसी क्वेश्चन को हमने हर एक परिस्थितियों को पिछली क्लास में बेहतर तरीके से समझा था। कहने का मतलब क्या है, जब कोई नौकर किसी मालिक के कहने पर अपना कोई काम कर रहा होता है उस परिस्थितियों में उस नौकर द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है, टॉर्टियस लायबिलिटीज कर दी जाती है, अकृत्यात्मक कोई अपकार कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसको दायित्व ठहराया जाएगा? मालिक को ठहराया जाएगा या नौकर को ठहराया जाएगा? इसके बारे में सारी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में कर ली थी। ठीक है, किसको सब दायित्व ठहराया जाएगा? मालिक को दायित्व ठहराया जाएगा। ठीक है, क्यों ठहराया जाएगा हमने इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे विकेरियस लायबिलिटीज टू स्टेट यानी कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द। ठीक है, ठीक, लायबिलिटीज ऑफ स्टेट, विकेरियस लायबिलिटीज ऑफ स्टेट। कहने का मतलब यह होता है कोई भी व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी के कहे जाने सरकार के दिए जाने निर्देश के अनुसार कोई कार्य कर रहा होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अकृत्यात्मक दायित्व करने के लिए किसी ने दायित्व किया जाएगा। क्या सरकार को दायी बनाया जाएगा या सिर्फ उसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उस अपकृत्य के लिए दायी बनाया जाएगा? ऐसी परिस्थितियों को आज हम समझते हैं। ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के कहने पर कोई कार्य कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में हम किसको दायी बनाएंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? ठीक है, इसमें दो चीजें लेके चलते हैं। ठीक, एक एक्ट ऑफ स्टेट, ठीक, एक्ट ऑफ स्टेट का मतलब होता है जब कार्य राज्य की तरफ से कोई कार्य किया जाएगा, राज्य की तरफ से कोई कार्य किया जाएगा। ठीक है, राज्य के कहने पर कोई कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये दो परिस्थितियों में देखा जाता है, पहले तरीके समझेंगे। राज्य के बाहर, ठीक, राज्य के बाहर, राज्य के अंदर। कहने का मतलब होता है कोई देश है, ठीक, ये देश है, ठीक, उसमें बहुत सारे स्टेट्स बने हैं, ठीक, और ये दूसरा देश है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाएगा? जब कोई एक राज्य, ठीक, ये राज्य भारत है, यहाँ का कोई व्यक्ति जाएगा सरकारी कार्य करते हुए या गवर्नमेंट का कार्य करते हुए यहाँ पे जब कोई कार्य कर देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस देश पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। एक्ट ऑफ स्टेट राज्य के द्वारा कार्य माना जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? यदि कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के कहने पर काम कर रहा हो, वह किसी दूसरे देश में जाए कोई अकृत्यात्मक कार्य कर देता है, टॉर्टियस लायबिलिटी कर देता है, तो उसके उसी राज्य में ऐसी कोई केस वहां पर वाद के रूप में नहीं चलाया जाएगा। ठीक, इसके संबंध में एक केस देखते हैं, ब्यूरेन वर्सेस डीनमैन। ठीक, ब्यूरेन वर्सेस डीनमैन। ठीक, ठीक, ब्यूरेन वर्सेस डीनमैन केस के बारे में समझते हैं। इसमें क्या हुआ था, ये इसमें एक इंग्लैंड के कुछ क्या थे सैनिक थे, वो क्या गए अफ्रीका में, अफ्रीका के तट पर जा गए जहाँ पे कुछ दास क्या थे, स्लेव जो थे वहाँ पे बंधक थे। ठीक है, स्लेव वहाँ पे बंधक थे, क्या किया उन्होंने जाके दासों को छुड़ाया, फिर वहाँ पे जाके उन्होंने आग लगा दी, घर जला दिए, सब कुछ जो था वहाँ पे कर दिया। तो यह किस प्रकार का एक्ट माना गया? या एक राज्य दूसरे राज्य पे एक्ट माना गया, इसलिए उस राज्य के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला गया टॉर्ट के संबंध में। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक, टॉर्टियस लायबिलिटीज इन स्टेट। ठीक, कहने का मतलब यह है
अब हम क्या देखते हैं, टॉर्टियस लायबिलिटीज क्या देखते हैं, ठीक, टॉर्टियस लायबिलिटीज भारत में क्या हो गए, ठीक, एक होता है, अब आ जाएगा स्टेट को लिंक, ठीक, ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कोई देश का आदमी है, ठीक है, और वो उसी देश में रह रहा है, वो सरकारी कर्मचारी है, तो वह सरकारी कर्मचारी अपने राज्य के अंदर कोई टॉर्ट करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या समझते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लैंड में, ऐसे क्योंकि पूरे लॉ ऑफ टॉर्ट किसके बेस पे संबंध है, बेस पे संबंधित है, पूरे इंग्लिश मॉडल पे संबंधित है, ठीक। तो ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं, देखिए अभी हमने समझा एक्ट ऑफ स्टेट के बारे में, एक्ट ऑफ स्टेट तो समझा, आपको उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान किस पे देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि स्टेट में कोई कार्य कर रहा होता है, ऐसी परिस्थितियों पे किसी दायी बनाया जाएगा, ठीक। तो हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। अब समझते थे इंग्लैंड में कैसी परिस्थितियां थी, ठीक। इंग्लैंड के कॉमन लॉ में क्या प्रोविजन था, इंग्लैंड के कॉमन लॉ में यह प्रोविजन था, कोई भी, ठीक है, कोई भी राजा के कहने पर कोई कार्य कर रहा हो, यानी कि सरकार द्वारा अधिकृत कोई टॉर्ट करता है, तो उसके ऊपर कोई टॉर्टियस लायबिलिटीज क्रिएट ही नहीं की जाएगी, ठीक। राजा की तरफ से कोई कार्य कर रहा होता है व्यक्ति, ठीक, उसके ऊपर कोई टॉर्टियस लायबिलिटीज क्रिएट ही नहीं किया जाएगी, ये कब तक, 1947 के पहले तक। 1947 के बाद क्या हुआ, क्राउन प्रेसिडेंट एक्ट, ठीक, एक एक्ट आया, क्राउन प्रेसिडेंट एक्ट 1947, ठीक है। क्राउन प्रेसिडेंट एक्ट 1947 के बाद से क्या परिस्थितियां हो गई, वह उसी तरह दायी माने जाने लगा, यदि कोई सरकारी कार्य करते हुए ऐसे कोई कार्य कर देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या माना जाएगा, वह प्राइवेट व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले यह परिस्थितियां थी, राजा द्वारा, राजा के कहने पर, यानी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य जो सरकार के अंदर चाहे तो वह किंग जो होता है वह उसे अधिकृत कर दे, एथोराइज कर दे, आप जाके ये टॉर्ट करिए, उसके लिए भी उसे दायी नहीं ठहराया जाता था, लेकिन परिस्थितियां चेंज हुई। क्राउन प्रेसिडेंट एक्ट 1946 में यार उसके पास यह बदल दिया गया, कोई भी राजा चाहे खुद टॉर्ट करे या राजा द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति टॉर्ट करता है, तो उसके लिए वह प्राइवेट रूप से ही जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर ऐसी सजा चलाई जाएगी, ऐसी टॉर्ट लायबिलिटीज क्रिएट की जाएगी जैसे कि किसी आम आदमी के ऊपर की जाती है, ठीक। अब हम समझते हैं भारत के संबंध में, ठीक, ठीक। अब हम समझते हैं भारत के संबंध में क्या क्या चीजें हैं। भारत के संबंध में समझने के लिए हम समझते हैं क्या भारत में ऐसा कोई प्रावधान है जो टॉर्टियस लायबिलिटीज के संबंध में कुछ प्रोविजन करता है। अच्छा, ओके, आप ये बताइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंट्रेक्चुअल केस कर सकते हैं, या फिर सरकार के ऊपर आपसे कोई आपत्ति है तो केस कर सकते हैं, तो आपको उत्तर होगा हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब कहाँ लिखा गया है, ये चीजें कहाँ लिखी गई हैं, किन आधारों पर आप सरकार पर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर यह होगा क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300 के अंतर्गत, 300 अंदर के अंदर 300 आर्टिकल अनुच्छेद 300 के अंतर्गत यह बताया गया है कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ वाद दायर कर सकता है, ठीक है, सरकार के खिलाफ वाद दायर कर सकता है, सरकार उसके खिलाफ वाद दायर कर सकती है, ठीक। आप मान लीजिए प्रेसिडेंट से आपने कोई गलती हो गई, या आप प्रेसिडेंट के खिलाफ केस करना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, आपने देखा स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, भारत संघ के खिलाफ, भारत सरकार और राज्यों के खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300 पे यही लिखा गया है, ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम ऐसे कोई टॉर्टियस लायबिलिटीज क्रिएट करता है कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, तो हम कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भारत में पहले क्या क्या हुआ था, इसके पहले जो कानून बने थे क्या उसमें कौन कौन से प्रोविजन हुए थे, ठीक है। ठीक, सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में बना है भारतीय संविधान, उसमें आर्टिकल हमने 300 देखा। फिर 1935 का
जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो बना था उसमें कौन सी चीजें थी, तो जो सेम चीजें यहाँ पर थी वही सेम चीजें यहाँ पर थी। यानी कि 1935 के शासन अधिनियम में जो तो 1950 में जो चीजें लिखी गई है भारत के संबंध में कोई वाद दायर कर सकता है, ठीक है, भारत संघ के संबंध में, भारत राज्यों के संबंध में, ठीक। और फिर हम 1919 में देखते हैं तो हमें वही चीजें मिलकर समझ में आती हैं। फिर बातें कहाँ से आती हैं, 1858 के संबंध में हम देखते हैं तो हमें बातें साफ साफ समझ में आती है कि उस समय परिस्थितियों में क्या हुआ था, ठीक है। तो आज हम समझेंगे इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक, तो हम समझते हैं एक केस आता है, ठीक, स्टीव नेविगेशन कंपनी वर्सेस, स्टीव नेविगेशन कंपनी वर्सेस कौन सा था, स्टीव नेविगेशन, ठीक, कंपनी वर्सेस, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक, 1861 केस में समझते हैं स्टीव नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब समझते हैं इस केस में क्या किया गया था। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या बताया था, सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन वर्क में डिफरेंस, एक्ट डिफरेंस बिटवीन द सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन एक्ट। ठीक, सॉवरेन और नॉन सॉवरेन के फैक्ट में डिफरेंस, ठीक, यानी कि संप्रभु कार्य क्या होते हैं और असंप्रभु कार्य क्या होते हैं। देखो सॉवरेन कार्य क्या होता है, जब कोई सरकार, ठीक है, मान लीजिए कोई सरकार है, सरकार ने किसी एक्ट के निर्धारित करते हुए कोई किसी को कार्य करने की शक्ति दी है, वो उन कार्यों के अधीन रहते हुए कोई कार्य करता है तो वह सॉवरेन कार्य माना जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए पुलिस को कहा गया है कि आप सुरक्षा करिए, ठीक है, तो सुरक्षा करते हुए अपना कोई एक्ट करती है, उसमें कोई चीज घटना हो जाती है तो उसके लिए वह कार्य क्या, उसके लिए वह दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए सड़क को कहा गया है कि आप सड़क पे बचाइए, ठीक है, भीड़ को कंट्रोल करिए, भीड़ को कंट्रोल करते हुए किसी को 2-4 डंडे लगा देती है, ठीक है, जिसमें 2-4 डंडे लगाने के बाद पुलिस उसको चोट कोई कायद हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे सजा नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि पुलिस द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या माना जाएगा, सॉवरेन कार्य माना जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब नॉन सॉवरेन वर्क किसे माना जाएगा, जब पुलिस को यह कह दिया जाए, एग्जांपल समझते हैं, जब पुलिस को यह कह दिया जाए आप रात में बैंक की रखवाली करिए, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, सॉवरेन कार्य, लेकिन वह जाकर चोरी कर लेते हैं, यानी कि जो कार्य उन्हें बताया गया है उनसे विरत होकर कोई कार्य करते हैं तो वह नॉन सॉवरेन कार्य माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार केवल सॉवरेन कार्यों के लिए ही जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक, इस केस में क्या हुआ था, इसमें हम समझते हैं, एक जहाज बनाने वाली जो 1861 में एक जहाज बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है, जो एक जहाज लेकर घोड़े गाड़ी पे जा रहे होते हैं, तो फिर ठीक 2 व्यक्ति घोड़े गाड़ी बैठ कर उधर से आ रहे होते हैं, उससे उनको चोट लग जाती है, ठीक है। अब बात ये होती है, जो कंपनी को जो दिया गया था कार्य, वो क्या, जहाज बनाने का कार्य सॉवरेन कार्य माना गया था क्योंकि सरकारी कार्य था, लेकिन उसको ले जाना कैसे आना है, कहाँ से ले आना है, कैसे ले जाना है, यह कंपनी की जिम्मेदारी थी। इस कंपनी ने इस कार्य में उपेक्षा बरती, इसलिए उन्हें दायी ठहराया गया कंपनी को, ठीक है। यदि पानी में जहाज उतर गई है, उस समय कोई कार्य हो जाता है, किसी को क्षतिकारित हो जाती है, तो वह सॉवरेन कार्य के अंतर्गत मानकर उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई। सब गुरु शक्ति क्या होता है, अब हम आगे समझते हैं। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक, वर्सेज हरिभजन सिंह।
ठीक। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर्सेस हरभजन सिंह के केस में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, यह बताया गया था सरकार, देखिए यदि कोई कार्य करते समय, ठीक है, सरकारी कार्य करते समय कोई कार्य हो जाता है, सरकारी कार्य करते समय यदि सरकारी कार्य करते समय कोई टॉट क्रिएट हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में भी उसके लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए। ठीक है, राज्य की भी व्यक्ति की तरह राज्य स्टेट भी एक पर्सन की तरह लायबल बनाया जाना चाहिए, या ठीक, राज्य ऐसी कोई गलती करता है उसके लिए भी दायी बनाना चाहिए प्राइवेट व्यक्ति की तरह। ऐसा भी 1956 की फर्स्ट लॉ रिपोर्ट में भी इस चीज को मेंशन किया गया था कि जो हरभजन सिंह का केस है इसमें जो बातें कही गई हैं वो पूरी तरह से सही कही गई है, उसी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक, अब हम समझते हैं, ठीक है, लॉ ऑर्डर का कार्य क्या होता है, मान लीजिए लॉ ऑर्डर का कार्य जैसे मैंने बताया था कि ठीक, फंक्शन ऑफ लॉ ऑर्डर फंक्शन पालन करता है। ठीक है, लॉ ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए वह संप्रभु कार्य माना जाएगा। तो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज पद्मलोचन केस में, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज पद्मलोचन केस में, ठीक, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज पद्मलोचन के स्टेट एक्ट में हो जाएगा, यदि लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करते हुए कोई कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो वह संप्रभु कार्य किया जाएगा, उसके लिए वह क्या, उसके लिए वह लायबल नहीं होगा। ठीक, अब आगे एक केस समझते हैं कस्तूरीलाल, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस केस है। ठीक, ठीक, स्टेट ओरिएंटेड एक्ट। ठीक, तो ऐसे परिस्थिति में हम समझते हैं कोई स्टेट ओरिएंटेड एक्ट किया जाता है। ठीक, यदि सरकार के द्वारा एक्ट करते हुए कोई काम किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, इसके लिए हम समझते हैं कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कस्तूरीलाल वर्सेस ठीक, इस केस को मुझसे थोड़ा समझते हैं। इस केस में क्या हुआ था, बात ये हुई थी जब देश आजाद हो रहा था, ठीक है, यानी कि 1947 के समय में, तो नोएडा के जो कस्तूरीलाल थे, ठीक, वो अपना क्या ले जा रहे थे, अपना जब देश का विभाजन होने लगा तो अपने 103 तोला सोना 2 मन चांदी लेकर वो अपने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहे थे। तो उस परिस्थितियों में क्या था, तो एक पुलिस वाला उनको पकड़ लेता है, उनको लगता है रात में तो वो अपना सोना, वो कहीं चोरी से सोना लेके जा रहे हैं, वो सोना चुरा के सोना को लेकर माल खाने में जमा कर देते हैं, और पुलिस जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी जो थे, ठीक है, अब पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, सोने को लेकर जमा कर लेते हैं। अब फिर रात में उनको क्या, कस्तूरीलाल को भी जेल में बंद कर देते हैं, फिर बाद में चांदी देकर और उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोना माल खाने में जमा रखा रहता है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जो वहाँ का पुलिस अधीक्षक था वो पूरा सोना लेकर, ठीक, 103 तोला सोना लेकर कहाँ चला जाता है, वो पाकिस्तान भाग आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या माना जाएगा, ठीक, इसमें पूरी तरह से यह कहा गया कि जो पुलिस अधिकारी ने ऐसा काम किया, सोना लेकर पाकिस्तान चला गया, तो वह पूरा क्या माना गया, एक्ट ऑफ द स्टेट माना गया, यानी कि ये सॉवरेन कार्य माना गया, राज्य का संप्रभु कार्य माना गया है। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें इस चीज के लिए दायी नहीं ठहराया गया है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए उन्हें दायी नहीं ठहराया गया संप्रभु कार्य के आधार पर। ठीक, लेकिन बाद में इस केस की बड़ी आलोचना भी हुई। ठीक है, एक केस और आता है राम गुलाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक, चोरी किया हुआ माल उसे माल खाने में रख दिया गया। ठीक, माल खाने से फिर वो सामान चोरी हो जाता है, तो उसके लिए राज्य को दायी नहीं बनाया गया। ठीक, अब बात समझते हैं कस्तूरीलाल की आलोचना के आधार पर काफी चीजें की गई। ठीक, एक केस आता है इसकी आलोचना के आधार पर। ठीक, इसकी आलोचना के आधार पर क्या क्या आलोचना की गई, सबसे पहले चीज क्या किया गया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज
ठीक है। भीम सिंह, अरे सॉरी, भीम सिंह के वर्सेस, सॉरी भीम सिंह का केस जो था, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ये भीम सिंह क्या थे, वहाँ के सांसद थे, वो वहाँ बैठने जा रहे थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बैठने जा रहे थे संसद में, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है, ठीक है, और उन्हें क्या, उन्हें प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया है कहीं ना कहीं वो, ठीक। अब इस परिस्थितियों में जिस पुलिस ने उन्हें रोका था, क्या वह सॉवरेन कार्य था? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रेसिडेंट में कहा यह सॉवरेन कार्य भारत था, लेकिन इसके लिए वो पुलिस अधिकारी उसके लिए पूरी तरह से दायित्व होंगे, ठीक है, भीम सिंह वाले केस में। और 5,000 का जुर्माना उन्हें भीम सिंह को दिया गया है। और की चीज होती है, आपने रुद्र शाह का केस सुना होगा। रुद्र शाह केस में क्या था, उनकी जमानत हो, उनकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन तब भी वो जेल में बंद है काफी दिनों से। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या होगा, गलती तो सरकार करता सकती, तो क्या यह सॉवरेन कार्य माना जाएगा? कोर्ट ने कहा इसके लिए सॉवरेन कार्य माना जाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें एक कंपनसेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमने आज देखा क्या राज्य किन किन परिस्थितियों में दायी माना जाता है। पहले क्या था, राज्य सिर्फ संप्रभु कार्यों के लिए दायी नहीं माना जाएगा, सिर्फ असंप्रभु कार्य के, नॉन सॉवरेन कार्यों के लिए प्रभु स्टेट दायित्वाधीन माना जाएगा। लेकिन समय और परिस्थितियां धीरे धीरे चेंज हुई, अब संप्रभु कार्यों के लिए भी राज्य को धीरे धीरे दायी ठहराया जा रहा है, ठीक है। आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।